देश के, मुझे इस देश के कानून में भरोसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष जो शहीद हो चुके हैं, उनके घर में मातम का माहौल है। पूरा सीमांचल उनके परिजनों के साथ है। सब लोग रो रहा है, गमजदा है, गमगीन है। आज ऐसा माहौल क्यों नहीं होगा जब एक ही घर से दो अर्थियाँ निकलेंगी, एक माँ की और एक उस शहीद पुलिस इंस्पेक्टर की। उनकी माँ का भी निधन हो गया है। जानकर आपको हैरानी होगी कि एक साथ दुखों का इतना पहाड़ एक ही घर में कैसे टूट पड़ा। शहीद पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी पर क्या बीत रहा होगा, उनके बच्चों पर क्या बीत रहा है। उनकी बेटी जो थोड़ी समझदार है, वह जिस हिसाब से बयान दे रही है, वो सोचिए और हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। वह जब यह लाइन कहती है कि इस देश में इंसाफ और पुलिस वालों की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इंसाफ दिलाइए हमें। वह यह भी समझती है कि उनके पिता के साथ साजिश हो गई है। आपको पहले जानकारी दे दें, शायद जो इस खबर से अपडेट नहीं हो उन्हें मैं बता दूं कि कल किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार गए थे बंगाल की सीमा पर। बिहार से सटे हुए जो सीमा है किशनगंज से लगता है, वहाँ पर रेड करने के लिए, छापेमारी करने के लिए अपनी टीम के साथ, उनके टीम के साथ जो भी लोग थे, सर्कल इंस्पेक्टर मनीष कुमार समेत कई और पुलिस वाले थे, आर्म्ड थे, हथियार था सबके पास। लेकिन जैसे ही वह वहाँ बंगाल में घुसते हैं, लोकल पुलिस को भी इत्तला दी जाती है कि आप आ जाइए, हम ऐसे ऐसे कार्रवाई करने जा रहे हैं। बंगाल की पुलिस तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ जो इनके साथ गए थे वह भी इनका साथ छोड़ करके भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। और टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार भीड़ के चपेट में आ जाते हैं। भीड़ उन्हें इतना मारती है, इतना पीटती है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उनका, और वहाँ पे पीट पीट कर इस थानेदार की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही यह खबर बिहार में आई, आग की तरह यह खबर फैली। आनन फानन में बंगाल में कार्रवाई भी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। साथ ही साथ यह प्रशासन जो है इन पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया है जो इनके साथ गए थे उस टीम को। और यह कहा गया है कि अगर बुद्धिमत्तापूर्वक कार्रवाई होती तो शायद आज थानेदार हमारे बीच जिंदा होते। यह तमाम कहानियां आप जान चुके हैं, लेकिन आज वह दृश्य अगर आप देखेंगे कि कैसे अर्थियां निकल रही हैं, दो दो जनाजे निकल रहे हैं, एक माँ की और एक शहीद बेटे की, उस थानेदार की। क्यों नहीं रोएगी आंखें किसी की। यह दर्द समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा पहाड़ होता है कि जब एक माँ को पता चले कि उसका जांबाज बेटा, एक पुलिस ऑफिसर बेटा भीड़ का शिकार हो गया, भीड़ ने उसे कूच कर मार दिया, और जो साथ में लोग गए थे वो बचाने तक नहीं आए। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी, हार्ट अटैक आया और वह भी चल नहीं सकी। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम तरह के पुलिस पदाधिकारी, बड़े से बड़े अफसर, एसपी, डीएम, नेता उनके घर पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन इससे वह पुलिस वाला लौट तो नहीं आएगा। परिस्थितियां समझिए कि क्या बीत रहा होगा। मैं उस लड़की का वो वीडियो सुन रहा हूँ, उस वीडियो को आप भी सुनिए। मैं कहूँगा कि उस वीडियो को सुनिए। जब वो कहती है तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा कि मेरी उम्र क्या थी, हमारे जो भाई बहन है उसकी उम्र क्या है। हमारी उम्र में तो लोग पापा के आसपास खेलते हैं, पापा के साथ समय बिताते हैं, कहते हैं मुझे पापा ये ला के दो, वो ला के दो। अब कौन मुझे ये सब चीज़ पूरा करे। इस वीडियो को आप सुन लीजिए। मैं अश्विनी कुमार की बेटी हूँ। मेरा नाम शाश्वती श्री है, नैन्सी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के, फैमिली होने के बावजूद, तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीद दो पापा, वो खरीद दो। और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का अग्नि क्रिया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना ख़राब लगता है। मेरी माँ, पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रही थी, इतने बूढ़े थे। मेरे डैडी को मार दिया। मेरे पे क्या गुजर रही है कि आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब हुआ। कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था
मेरे डैडी को 2018 में इतना सा खून गिरा था, इतना सा, हम इतने टेंशन में थे। और आज सुबह में ये सब हुआ, अभी तक खून गिर रहा है, सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब उनको दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में। डैडी अपने बेटे का मौत नहीं सह पाई। क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ मिले। जो लोग छोड़ के भागे बंदूक होने के बावजूद, बंदूक था आप एक फायरिंग करते, उन लोगों को सज़ा मिले, और जिन लोगों ने मारा है उनको भी सज़ा मिले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मनीष कुमार को मिले, सर्कल इंस्पेक्टर मनीष कुमार को मिले, जो इन्वॉल्व है सबको मिले और जल्द से जल्द मिले। आईजी साहब यहाँ आए हुए थे, आप लोगों को कुछ आश्वासन दिए हैं, क्या आश्वासन देखे गए? आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, हम लोगों का सब कुछ जो भी है उन सबको किया जाएगा, और इंसाफ की जो मांग करते हैं हम उनको पूरा किया जाएगा। मैं इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ कि हमारी मांग पूरी हो, खाली ना जाए। इस देश में इंसाफ और पुलिस के लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है सर। जब महाराष्ट्र में यहाँ वहाँ पुलिस एक डंडा मारती है ना किसी गुनहगार को भी, किसी भीड़ में एक इंसान को एक डंडा मारती है, तो आप लोग इतना करते हैं। और मेरे डैडी को इतना मारा उन लोगों ने, तब कहाँ थे लोग? तब उनको बचाने कोई क्यों नहीं आए? पुलिस वाले की कोई लाइफ नहीं है, पुलिस वाला सिर्फ फ्रॉड हो सकता है, रिश्वतखोर हो सकता है। मेरे डैडी ईमानदार थे, इसीलिए उनको ये सज़ा मिली। ईमानदारी के बल पे इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था। और मेरा एडमिशन उन्होंने इतना लग के करवाया सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पटना में। मेरे भाई बहन का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। देखिए कितनी छोटी सी ये बच्ची, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल से कल ये मुस्कुरा रही है कि सब मुझे देख के हंसेंगे। और मेरा भाई अभी वो अग्नि क्रिया करेगा, अभी वो आग देगा, सोचिए कैसे देगा। बड़ा होगा तो क्या बताएंगे उसको कि पुलिस ऑफिसर नहीं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोगों ने मिलकर मार दिया डैडी को। कैसे भेज दिया? किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया। और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई, पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था। बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था, और कोई लोग नहीं था, और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी ही थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सज़ा मिले, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें, और जिन लोगों ने मारा है उनको जेल भेजें। कैसे छोड़ के आप भाग सकते हैं एक इंस्पेक्टर को? और झूठ बोल रहे हैं। उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? अब मुझे इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब थोड़ा सा एक डंडा भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस मारती है, तब लोग इतना हंगामा करते हैं। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे? तो सुना आपने इस बेटी की बातों में, अगर एक एक लाइन आपको रुलाया नहीं तो शायद आपके अंदर दिल नहीं है। इस भावनाओं को समझिए। मैं जब से देखा हूं मैं हैरान हूं कि वाकई में, और ये जो आरोप लगा रही है गलत आरोप नहीं लगा रही है। एक तो ममता बनर्जी के शहर में भीड़ कैसे अपना रावण जैसा चेहरा दिखाती है, जिसे समझ में नहीं आया कि जो रेड करने गई है वो पुलिसकर्मी है, उसे वो बता रहे हैं तो कम से कम जान तो बख्श दे। इतनी हैवानियत क्यों? इस पर राजनीति भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। गुंडा कोई भी हो, शहीद तो पुलिस वाला हो गया, जो हमारी सुरक्षा करता है, जिसके भरोसे हम चैन की नींद लेते हैं, उसे ही भीड़ मार डालती है। कैसा इंसाफ है ये? जब उसकी बेटी इंसाफ की बात करती है तो कैसे पूरे देश में कोई इंसाफ पर भरोसा कर पाएगा? कैसे न्याय मिलेगा? इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, किस दर्द से वह परिवार गुजर रहा होगा। सैकड़ों मौतें होती हैं, हत्याएं होती हैं, प्रशासन अपने स्तर पे काम करता है, लेकिन जब एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा हो तो ये दुख की बात है। बिहार में खास करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप जानते हैं कितनी बद से बदतर हुई जा रही है। हाल ही में पटना में रुपेश हत्याकांड आप भूले नहीं होंगे। सीतामढ़ी में भी एक दरोगा वो रेड करने गए थे, दिनेश कुमार साहू नाम था उनका, शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने गए थे। सुरक्षा तो नहीं मिले, उल्टे शराब माफियाओं ने जवाबी फायरिंग करके उन्हें मौत की नींद दे दी। या किस ओर बढ़ रहे हैं हम? मधुबनी में जो नरसंहार हुआ वह क्या इशारा करता है कि कत्लेआम
अपराधियों का बोलबाला, कहाँ है सुशासन का वो राज जो हम कहते हैं। सुशासन चल रहा है बिहार में, ऐसे सुशासन चलता है। हर जगह जहां सुनिए कत्लेआम कत्लेआम कत्लेआम। और यह मंजर जो आप देख रहे हैं, मैं विजुअल जब भी देख रहा हूं मेरी आंखें गमगीन हो जाती है यह जान करके कि किशनगंज में एक टाउन थाना अध्यक्ष के साथ किसने साजिश की। वह भीड़ तो बाद में मारने, बेटी भी वही कह रही है। वह भीड़ को मैं नहीं कहती हूँ कि उस भीड़ को माफ कर दे, उस भीड़ में जो भी दोषी था उसे जेल होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करती है। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो इनके साथ पुलिस वाले गए थे इन पर उनकी बेटी साजिश का आरोप लगा रही है, एक छोटी सी बच्ची। इसका मतलब है उस बच्ची के दिमाग में यह बात कहाँ से आई होगी? यह बातें दिमाग में तभी आई होगी जब ऐसा कुछ षड्यंत्र चलता होगा। क्योंकि अश्विनी कुमार के बारे में एक और कहानी है कि जब ये रानीगंज थाना में पोस्टेड थे, वहाँ पे उनके मिसालें दी जाती थी कि कैसे एक हत्याकांड के कुछ आरोपियों को, भाकपा नेता था कोई, उसकी हत्या हो गई थी, उसके 4 आरोपियों को गांव वालों ने पकड़ लिया था। ऐसा लगा कि समय पर अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद उसको मार ही देते। बहुत ही सूझबूझ तरीके से अश्विनी कुमार ने उस भीड़ में से उन 4 आरोपियों को मुक्त करा लिया था। आज खुद वो भीड़ के शिकार हो गए। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला, वो भी बंगाल में। कोई बचाने को नहीं आया। पुलिस वालों की मदद पुलिस वालों ने नहीं की, अपनी जान बचाकर भाग निकले। हालांकि कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है। कृष्ण कुमार ऋषि ने शायद बात करवाई वहां पे मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बेघर होने नहीं दिया जाएगा, जिम्मेदारी उठाई जाएगी, परिवार में किसी को नौकरी दी जाएगी, मुआवजे मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जानकारी मिली है, पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी सुरेश चौधरी ने कहा है कि सीमांचल के जो भी पुलिसकर्मी हैं सब अपना अपना एक एक दिन का वेतन जो है वो देंगे, तो करीब 50 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेंगे। इससे क्या हो जाएगा? जो हमारी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आखिर कब बिहार में कानून का राज होगा? और बिहार में खासकर के पुलिस वाले जो उनके साथ गए थे वो कैसे भाग के आ सकते हैं? ये घटना भले ही बंगाल में हुई है, सीमावर्ती इलाके में हुई है, लेकिन जो साथ में पुलिस वाले गए थे वो तो धोखा दे के आ गए ना, वो तो धोखा दे गए। तो ऐसे में यह जानना पड़ेगा कि आखिर कब तक बिहार के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने रहेंगे। आखिर एक्शन कब होगा? हम सिर्फ इसकी बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने इनकी बेटी का ये वीडियो देखा, ये मुझे भावुक कर गया। और जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे, जो भी देखेगा उसकी आंखों में आंसू आएगा। लेकिन इसके साथ ही आप संदर्भ लीजिए बिहार की तमाम घटनाओं का। कौन बचा रहा है? अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? मधुबनी में खुलेआम नरसंहार कैसे होता है? हर जिले से वारदात की खबरें आती हैं। क्यों? आखिर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल कर क्या रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री आखिर कौन सी ऐसी बैठक करते हैं जिसके बाद भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं हो पाता है, कानून का राज कायम नहीं हो पाता है? यह बहुत बड़ा दर्द है। ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। कई ऐसे पुलिस वाले के पिट जाने की खबर, मारे जाने की खबर आएंगी आपको। कहा जाता है, उनकी बेटी भी कहती है जो शहीद इंस्पेक्टर हैं कि फ्रॉड पुलिस वाले जो हैं, आजकल पुलिस वालों पे आरोप लगता है फ्रॉड है। तो फ्रॉड वालों का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो तो भुगत जाते हैं। उन्हें आगे कर दिया गया, खुद पीछे से निकल गए। सीतामढ़ी में ऐसे ही हुआ। शराब माफियाओं के चपेट में थानेदार आ गए, उसे गोली मार करके मौत की नींद सुला दी गई। ऐसे ही एक और वीडियो सामने आया था जहाँ शराब माफियाओं ने एक पुलिस वाले को इतना पीटा था, कपड़े सब फाड़ डाले थे, वो लंगड़ा कर किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलने में सफल होता है। आखिर पुलिस वालों के ही बुरे दिन आने लगेंगे तो इंसाफ आम लोगों को कैसे मिलेगा? इन सारे वीडियो फुटेज को देखने के बाद यह सवाल मेरे जहन में तो है, आपके भी जहन में होगा। आप क्या सुरक्षित हैं? और मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा तो ये अपराध है, कम से कम इस पर भी काबू होना चाहिए। भीड़ को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलता है। किसी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है तो आप उसे ही इतना पीटें उनकी जान चली जाए, तो फिर अपराधी भी आने वाले दिनों में उसी भीड़ में से किसी को शिकार बनाएंगे, तब आप क्या कर लेंगे?
आनन फानन में कार्रवाई कर देना, किसी को गिरफ्तार कर देना कई मामलों में हमने देखा है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है, वाकई उन्हें इंसाफ मिल पाता है नहीं मिल पाता है, यह सवाल हमेशा बना ही रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री को इस मौके पर चाहिए था कि उनके परिजनों से मिलते, फोन पे बात करने से कुछ नहीं होता। यह दर्द असहनीय होता है, वही समझता है जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसके घर से एक साया उठ जाता है। पिता का साया उठ गया, वह बच्चे अनाथ हो गए। आप जरा समझिए, और पिता तो क्या, वो दादी उस टेंशन में चली गई। उस शहीद इंस्पेक्टर के पत्नी पर क्या बीत रहा होगा जो विधवा हो गई है। वो बच्चे, वो बेटी कहती है बच्चे बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे जो भाई लोग छोटे हैं, बहनें हैं, सब बड़े होकर क्या बोलेंगे, पापा को मैं क्या जवाब दूंगी। सब बहुत दर्द है इस वीडियो में। मैं भी गमगीन हूँ, दुखी हूँ इस खबर के बाद से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अलर्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये अपील करते रहेंगे सरकार से कि सरकार सुशासन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, पुलिस वालों की सुरक्षा तो कीजिए ताकि आम लोगों की सुरक्षा हो सके। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।